तमाम धरनों, मुजाहरों और किसानों की मुखालिफत के बीच कल यानी इतवार को तीनों कृषि बिलों को राज्यसभा से भी पास कर दिया गया। मुखालिफत की शिद्दत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि एनडीए की हामी जमात अकाली दल की रुकने पार्लियामेंट हरसिमरत कौर बादल ने अपने वजीर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। हालांकि वजीर आजम ने फिर दोहराया है कि इन बदलावों से किसान फायदे में रहेंगे। सरकार की दलीलों, किसानों और सियासी पार्टियों की मुखालिफत के बीच यह समझना जरूरी है कि कौन सही है, कौन गलत है, या फिर कुछ दलीलें सरकार की सही हैं, कुछ मसलों पर मुखालिफिन जो हैं, जो धरने कर रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो मुजाहरे कर रहे हैं, वो सही हैं। ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद इस पर बातचीत करते हैं। राज्यसभा में जबरदस्त हंगामे, धक्का मुक्की और नारेबाजी के बीच तीनों कृषि बिल पास हो गए, लेकिन किसान इस बिल के खिलाफ सड़कों पर हैं। कहीं पानी की बौछार, कहीं सड़क जाम और कहीं कृषि ऑर्डिनेंस के पन्ने जलाते किसानों का मुश्तिल रुख लगातार देखने को मिल रहा है। और वजह है कृषि बिल, जिसे पहले लोकसभा और अब राज्यसभा ने पास कर दिया है। हंगामा ऐवान के अंदर भी हुआ, लेकिन सड़क पर उतरा किसान गुस्से में है। मोदी सरकार का कहना है कि किसानों की भलाई और उनकी कमाई दोगुनी करने के इरादे से कृषि बिल लाया गया है, लेकिन अपोजिशन ने किसानों को बहकाकर उन्हें मुखालिफत के रास्ते पर उतार दिया है। ये भी मनगढ़ंत बातें कही जा रही हैं कि किसानों से धान, गेहूं इत्यादि की खरीद सरकार द्वारा नहीं की जाएगी। ये सरासर झूठ है, गलत है, किसानों के साथ धोखा है। वहीं दूसरी जानिब सिर्फ अपोजिशन ही नहीं, बल्कि सरकार की मुआविन जमात अकाली दल भी इस बिल की मुखालिफत कर रही है। यहां तक कि मोदी कैबिनेट में अकाली दल से वजीर हरसिमरत कौर ने बिल की मुखालिफत में अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। हालांकि अकाली दल ने कहा है कि सरकार को हिमायत जारी रहेगी। बिल्कुल सही है, मेरी बात नहीं मानी गई। इंटर मिनिस्ट्रियल सलाह मशवरा चल रहा था, उस टाइम पे जब मेरे मंत्रालय में आया तो वहाँ पे भी हालांकि मुझे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर की नज़रिए से कमेंट्स देने थे, लेकिन मैंने उधर भी दर्ज किया कि स्टेक होल्डर्स के मन में बहुत सारी शंकाएं हैं और स्टेक होल्डर्स को और केंद्र की राज्यों की सरकारों को ऑन बोर्ड लिए बिना ऐसा कोई कानून नहीं आना चाहिए। हरियाणा के अंबाला में किसान बिल की मुखालिफत कर रहे मुजाहिरीन को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। हरियाणा में सबसे ज्यादा मुखालिफत देखने को मिल रही है। हरियाणा के सिरसा में किसानों ने सड़क जाम कर दी, किसान धरने पर बैठ गए। सैकड़ों की तादाद में किसान सड़क पर जमा हो गए और नारेबाजी करते रहे। किसानों को रोकने के लिए बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात की गई। देखो, पहली गल ते ये सबसिडी बंद कर देनी है। दूसरा, इन्होंने अपनी बिजली जिहड़ी मिलती है जिमींदारां नूं फ्री, वो अपने कब्जे ते ले लेनी। दोनों ऐवानों में हंगामे के बाद अपोजिशन ने बाहर भी सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस ने इन तीनों बिल को तारीख का सबसे काला कानून बताया, तो बिल को लेकर मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने अपोजिशन पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी किसानों को इंसाफ दिलाने के लिए काम नहीं किया। जो देश के किसान चाहते थे, कांग्रेस में, तृणमूल कांग्रेस में और कुछ विरोधी दलों ने आज वही किया जो जनता के मत के विरुद्ध था। में शायद आज सबसे अधिक अंधकारमय और काला दिन है। मोदी जी और मोदी सरकार ने देश के किसान, खेत मजदूर, दुकानदार, मंडी मजदूर, उनकी रोजी और रोटी, 62 करोड़ लोगों की रोजी और रोटी पर आक्रमण किया है। उधर पंजाब के मोगा में किसानों ने कृषि ऑर्डिनेंस की कॉपी जला दी। 25 सितंबर को किसानों ने पंजाब बंद की कॉल दी है। हरियाणा के सोनीपत में किसानों ने गोहाना रोड पर जाम लगा दिया। इसके बाद ऑर्डिनेंस की कॉपियां जलाकर अपनी मुखालिफत दर्ज कराई। गोहाना में भी किसानों ने पानीपत रोहतक हाईवे को जाम कर दिया। किसानों का साफ तौर पर कहना था कि कृषि बिल किसानों के हक में नहीं है। किसानों को अपनी बर्बादी का डर सता रहा है। सरकार का बार बार कहना है कि जिन बातों को लेकर किसानों में गुमराही है,
वो गलत है। ना ही एमएसपी खत्म की जा रही है और ना ही मंडियां। ऐसे में किसानों को अपोजिशन के बहकावे में नहीं आना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस अहम मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक एमएलए और राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के कन्वीनर सरदार वीएम सिंह साहब, बीजेपी लीडर आनंद साहू साहब, सियासी तज्जियाकार प्रोफेसर विशाल मिश्रा साहब और कांग्रेस लीडर और साबिक राज्यसभा मेंबर हुसैन दलवाई साहब। हम तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं और पहला सवाल मेरा वीएम सिंह साहब से है। वीएम सिंह साहब, किस बात का विरोध हो रहा है, किस बात की मुखालिफत हो रही है, किस बात का धरना और प्रदर्शन हो रहा है? कहा तो ये जा रहा है कि देश को आजादी 1947 में मिली, किसानों को आजादी 2020 में मिली है। तो जब किसानों को आजादी मिली है तो फिर विरोध क्यों? तो मालूम चलेगा और उनको मालूम होगा कि किस आजादी की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं बेड़ियां निकाल दी किसानों की। अरे भाई, किसानों ने तुम्हें कोरोना में खिलाया है, कुछ तो बोलो, कहीं तो ठीक ठाक बोलो। आप कह रहे हो कि आज किसान जहां चाहे अपना बेचते, हमने आजादी दे दी है। 5 जून को ये 3 आए थे इनके अध्यादेश, जिसमें था नेशन वन मार्केट। अब आप समझ लिए, उसमें उन्होंने कह दिया, एक में कह दिया कि गेहूं है, चावल है, दाल है, आलू है, प्याज है, ये एसेंशियल कमोडिटी आवश्यक वस्तु नहीं रहेंगी, अब पीडीएस में नहीं आएंगी। वो खुद उन्होंने ऐलान कर दिया उसमें आवश्यक वस्तु नहीं रहेंगी। नंबर 2, जून के बाद आता है जुलाई और अगस्त। अभी घंटोरा पीट रहे हैं ना कि एमएसपी लागू रहेगी, तो एमएसपी लागू थी ना भाई। आपने अभी जून में ही या उससे पहले आपने जो है एमएसपी मक्के की आगे भी बढ़ा दी। पीछे मक्के की थी 1760 रुपया। पूरे में बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, कहीं पर भी का जो है 700-800 रुपए से ऊपर, 900 रुपए से ऊपर नहीं बिका, जबकि 1760 उसकी एमएसपी थी। उस समय एमएसपी के कारण अगर थी तो सरकार ने खरीद क्यों नहीं करी? और फिर उन्होंने कहा आजादी दे दी, तो ये किसान बाहर जाके क्यों नहीं बेच के आए? क्योंकि इनके पास गुंजाइश नहीं है। 86% किसान जो है 2 हेक्टेयर से कम के हैं, किसी के पास 4 गट्ठे हैं, किसी के पास 1 बीघा, किसी 2 बीघे हैं। इनके पास साधन नहीं है बाहर जाने का, इनके पास ट्रैक्टर ट्रॉली भी नहीं है, इनके पास किराए का साधन नहीं है। ये कहां जाएंगे? बंबई, कहां जाएंगे कि और? जिसने मक्का खरीदा 800-900 हजार का, ये बिल आने के बाद, जून के बाद, अध्यादेश आने के बाद, उन्होंने 1000-1500 रुपए क्विंटल का मुनाफा कमाया। कौन है वो किसान नहीं है, उद्योगपति हैं जिन्होंने वैगन भर के बाहर लेके गए हैं, ट्रक के ट्रक भर के गए हैं। तो किसका फायदा हो रहा है? और हमें मत बताओ कॉर्पोरेट का। गन्ना किसान उत्तर प्रदेश के आज 67 साल से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, और आज हम कोर्ट जा सकते हैं वहां पर, और यहां पर इनने लिख दिया है कि किसान कोर्ट नहीं जा सकता इन अध्यादेश बिल के तहत। हर कहीं आप किसान को बर्बाद करने की बात करते हैं, और फिर सेहरा बांटना चाहते हैं या पहनना चाहते हैं। आप कहते हैं हम लोगों ने इतना बढ़िया काम कर दिया किसान के लिए कि किसान अब जीवित हो जाएगा। अरे आप तो किसान को मारने की बात कर रहे हो, हमने तो कोरोना में खिलाया यार, कुछ तो दिया करो। जी ठीक है सर, ठीक है। साहू जी, आपने सुना वीएम सिंह साहब को कि किस तरह से उन्होंने किसानों का दर्द बताया कि आप एमएसपी तय करते हैं लेकिन उससे भी कम रेट पर अनाज बिकता है। छोटे किसान ज्यादा हैं, छोटे किसानों की तादाद ज्यादा है, वो अपने जिले में ही नहीं पहुंच पाते अपना अनाज लेकर, तो दूसरे शहरों और दूसरे राज्यों और रियासतों में कैसे जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कृषि मंत्री जो अपने नरेंद्र सिंह तोमर हैं, मैं उनको कोटि कोटि बधाई देना चाहूंगा कि 3 बिल जो उन्होंने लाया किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए, उससे तिलमिलाई कांग्रेस और अपोजिशन को लग रहा है कि अगर ये बिल पास होकर के और नीचे किसानों को फायदा मिलने लग जाएगा तो फिर इनके दुकान तमाम नेताओं के, अपोजिशन लीडर्स के, ये तत्काल जो है आगे बंद हो जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि किसानों की आय को दोगुनी करने की, उस कड़ी में ये जो 3 बिल है, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन सरलीकरण विधेयक
और दूसरा कृषक सशक्तिकरण और संवर्धन कीमत जो आश्वासन विधेयक है, और तीसरा जो है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक। आप देखिए ये तीनों विधेयक, कोई भी ये अपोजिशन को अगर सुझाव देना है तो वो बताए कि कौन से पॉइंट में हमने उनकी बात नहीं मानी। आज ये लोग गुमराह कर रहे हैं कि एमएसपी को खत्म कर देंगे, जबकि एमएसपी 106% बढ़ोतरी की जा रही है, ऑलरेडी कर दिया। और इतना ही नहीं, इनको मालूम होगा, इनको थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। कांग्रेस के पास बौखलाहट है, अपोजिशन जो क्षेत्रीय दल है उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, वो केवल एक मात्र एजेंडा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ भी करें, बीजेपी सरकार कुछ भी करे उसका विरोध करें। अब मैं आपको बताता हूं, पहली बार कृषि क्षेत्र किसानों को सुविधा होने के लिए आपको पता है कि किस तरह से नेम लाया। नेम मतलब कि पूरे मंडियों को पूरे डायरेक्ट इंटरनेट से जोड़ दिया और डायरेक्ट हर किसान को वहां ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, ताकि मंडी में भी घोटाला ना हो, बिचौलिए ना हो, किसानों को उसकी आमदनी का शुद्ध मुनाफा मिले। और देखिए, अगर ये किसान समर्थक थे तो मैं कांग्रेस और अपोजिशन से एक सवाल करता हूं, 70 साल में अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 6 साल की आई है उसमें एमएसपी कितना बढ़ा, और किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए कितनी सारी लाखों करोड़ रुपया उनके जेब में जा रहे हैं, डायरेक्ट किसानों के खाते में जा रहे हैं। आज अगर ये किसानों के हितों की रक्षा किए होते तो किसानों की दुर्दशा आज ऐसी होती क्या? नहीं होती। और इसका जिम्मेदार सबसे बड़ा कोई है तो कांग्रेस और सहयोगी दल जो। ठीक है सर, ठीक है सर, लेकिन अभी वीएम सिंह साहब को आप सुन रहे थे ना, वो तो कह रहे थे कि एमएसपी जो तय होती है उस पर अनाज बिकता नहीं, उसके आधे रेट पर अनाज बिकता है। छोटे किसान 86% हैं, वो अपना अनाज, अपनी फसल लेकर अपने जिले से बाहर नहीं जा पाते, दूसरे शहरों और रियासतों में कैसे जा पाएंगे? ये सारे सवाल है सर, आएंगे आपके पास। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट जी संरक्षित करने के लिए। ठीक है सर, विशाल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सियासी तज्जियाकार हैं। सर आपका बहुत इस्तकबाल है। सर, कहा यह जा रहा है कि ये जो कृषि बिल है ये छोटे किसानों के खिलाफ है और आजाद भारत में किसानों को गुलामी की दावत देता है। ये गुलामी की कोई दावत नहीं है, ये शब्द बोलने के लिए अच्छा है। शायद उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा है, उनसे राब्ता मुनक़ता हो गया है, कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। विशाल मिश्रा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बताएं। विशाल मिश्रा जी, कहा यह जा रहा है कि ये बिल सीधे सीधे सरासर किसान मुखालिफ है, इसीलिए किसान सड़कों पर है, उसका मुस्तकबिल दांव पर लगा हुआ है। कहा जा रहा है कि आजाद भारत में किसानों को नई गुलामी की तरफ दावत दी जा रही है। देखिए अब्बास भाई जी, जहाँ तक इन तीनों बिल का प्रावधान है जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले 70 सालों में, जिसमें लगभग 50 वर्षों से अधिक कांग्रेस ने शासन किया, जी, उस किसान के लिए, उस कृषि के लिए कुछ भी नहीं किया गया जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो हमारा अन्नदाता है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसान को अंतर्राष्ट्रीय बाजार, अंतर्राष्ट्रीय मंडी से जोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब उसके पास ये विकल्प होगा कि वो अपने प्रोडक्ट को कहाँ बेचे। अभी तक वो बिचौलियों के चंगुल में रहता था। देखिए आप जरा कि पिछले 2-3 दिनों से किस प्रकार का र्यूमर फैलाया गया कि सरकार एमएसपी को डिसॉल्व करने जा रही है। इनको ये नहीं मालूम है कि, लेकिन सर कहा जा रहा है कि हालांकि मैंने पूरा बिल नहीं पढ़ा, लेकिन उसमें कहीं मेंशन नहीं है, ये सिर्फ बातें हैं ऊपर की। अरे अब्बास भाई, आप ये बताइए, बातें हैं। आज ही देखिए एमएसपी अनाउंस हुई कि नहीं हुई? और आप ये देखिए, ये सरकार, मैं आपको बता दूं कि पिछले बीते 5 साल में जितनी सरकारी खरीद हुई है, 2014 से पहले के 5 साल में जो खरीदारी हुई थी, अगर आप उसके आंकड़ों को देखें तो अपने आप लग जाएगा कि इस
2014 से 2019 के बीच में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में कितनी खरीद हुई है। आप अगर आप दलहन देखें, अगर आप तिलहन देखें, तो पहले की तुलना में दलहन और तिलहन की सरकारी खरीद में करीब 24 गुना अधिक बढ़ोतरी हुई है, 24 गुना अधिक। आप देखिए स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, जिसको इन कांग्रेसी सरकारों ने पिछले 70 सालों में तो कुछ नहीं किया, लेकिन जब स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट आई थी, जो उसमें आंकड़ा दिया गया था, उसके अनुरूप भी कोई कदम नहीं उठाया। उसी आंकड़े के अनुरूप उस कमीशन के रिपोर्ट के मद्देनजर मोदी जी की सरकार ने आज डिसीजन लिया है और 1.5 से 2 गुना एमएसपी के फसलों में एमएसपी में बढ़ोतरी की है। तो ये बेवजह का एक झूठा रूमर फैलाया जा रहा है। मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूं, मेरे यहाँ खेती होती है। मैं आज भी बहुत आपको प्रैक्टिकल बात बता देता हूं कि जितने भी किसान हैं मैक्सिमम वो बिचौलियों के चंगुल में रहते हैं, उनको वो पैसा नहीं मिल पाता जो उनको मिलना चाहिए था। अब देखिए, पहली बार मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग से जोड़ा जा रहा है। लगभग 1 करोड़ से अधिक किसान इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग से जुड़ चुके हैं और लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की बिक्री हुई है पिछले 2 से 2.5 महीने के दौरान। कम से कम अब किसान बैठ के देख पाएगा कि कलकत्ता में क्या कीमत है, पंजाब में क्या कीमत है, महाराष्ट्र में क्या कीमत है, और उसके पास स्वतंत्रता तो होगी। आप क्या चाहते हैं कि वो आपके चंगुल में ही रहे? उसको ये स्वतंत्रता कदापि ना हो कि वो अपने सामान को निर्धारित कर सके कि हम कहाँ बेचेंगे। अब बात भाई, मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आज की डेट में कोई आदमी अपना मोबाइल सेकंड हैंड बेचता भी है ना, तो भी वो डिसाइड करता है कि हम अपने मोबाइल की कितनी कीमत लेंगे। और वो किसान जो अन्नदाता है, उसको इस बात की आजादी ही ना रहे कि वो अपने प्रोडक्ट डिसाइड करे कि हम कितने पर बेचेंगे, क्या बेचेंगे। ठीक है सर। हमारे साथ किसान लीडर इस वक्त मौजूद है, वीएम सिंह साहब, साबिक एमएलए है। वीएम सिंह साहब, आपने दोनों मेहमानों को सुना होगा। क्या किसान अगर अपने उत्पाद की, अपने प्रोडक्ट की, अपने फसल की कीमत खुद तय करे तो इसमें क्या बुरा है? अगर किसान इस लायक होता कि अपनी फसल की कीमत तय कर लेता, तो आज गन्ने का रेट 500 से कम नहीं होता। हम बार बार लड़ते नहीं। आज गेहूं का रेट 3,500 से, अगर 1 टन का हम लेते, 1 क्विंटल लेते, 3,500 आराम से तय कर लेते। आज अभी हमारे भाई साहब ने जो बोल रहे थे, विशेषज्ञ आपके जो भी थे, एनालिस्ट थे, उन्होंने कहा कि 1.5 गुना एमएसपी बढ़ गया है आज। जी भाई साहब, हमारी गेहूं पिछली बार एमएसपी था 1925 जी, अब कर दिया है 1975। 3% से भी कम हुआ है, 3% से कम हुआ है जो बढ़ोतरी हुई है आज। और हमारा डीजल देख लीजिए ना आप, 25% डीजल बढ़ गया है, खाद का रेट बढ़ गया है, 2 बार बिजली का रेट बढ़ गया है, कीटनाशक का रेट डबल हो गया है। उसी आधार पे एमएसपी बढ़नी चाहिए। और हमारी बात जो आज है ना, आज हमारी बात एमएसपी पे नहीं हो रही है कि एमएसपी क्या हो। हमारी बात केवल इतनी है, जो आपने अध्यादेश लेके आए, जिनको बिल बनाया है, उसमें कॉर्पोरेट को आपने घुसाया है। एफपीओ कॉर्पोरेट हो सकता है, अब किसान का दर्जा लेगा, जो कभी पहले नहीं आज तक हुआ। आपने कर दिया है कि वो हमसे खरीद करेगा, बाहर से डायरेक्ट मंडी एक नहीं बनेगी। वहीं पर इतना डाल रहे केवल उन मंडियों में जो वीएम सिंह साहब जो मंडी सरकार ने बनाई है, ठीक है, एमएसपी की गारंटी होगी। हम इतना चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं चाहते। वीएम सिंह साहब किया है, हमारी बेटियां निकाल दी है, आपका धन्यवाद। पर इतना जरूर कर दें कि जो एमएसपी होगी उससे कम कोई खरीद करेगा तो अपराध माना जाएगा। जैसे अगर हम डीजल 1 पैसे कम लेते हैं तो अपराध माना जाता है, हम खाद 1 पैसा कम लेते हैं तो अपराध माना जाता है, बिजली का हम 1 पैसा कम नहीं दे सकते। इसलिए हम कहते हैं केवल हमें गारंटी दे दो और लिखत में दे दो। ये मत कहो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया। प्रधानमंत्री जी ने तो इलेक्शन में ये भी कहा था कि 1.5 गुना स्वामीनाथन का जो कांग्रेस ने नहीं दिया हम देंगे। अरे कांग्रेस और बीजेपी में फुटबॉल मत बनाओ किसान को। हमने आपके बीच में नहीं कोरोना था, हमने भंडारण दिया, आगे भी भंडारण देंगे हम। पर कांग्रेस फुटबॉल हमें बना देती है बीच के अंदर। प्रधानमंत्री ने कहा था हम जो है 14 दिन में उत्तर प्रदेश में गन्ने का हम पैसा दिलाएंगे। मुझे एक सवाल करना है। जी हाँ, जितने कांग्रेस और अपोजिशन के लोग जो बैठे हैं या सुन रहे हैं, उनसे एक सवाल करना है कि कृषि क्षेत्र को एम्पावर करने के लिए कितने करोड़ देते थे? 5,000 करोड़, 10,000 करोड़। अभी यहां पर कितने करोड़ दिया जा रहे हैं? 1 लाख करोड़। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए किसानों की उपज बढ़ेगी, उनकी मंडी को एम्पावर किया ठीक है सर।
ठीक है सर। साहू जी यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो अपनी बातचीत, अपनी चर्चा जारी रखेंगे। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल आज का मुद्दा में हम बात कर रहे हैं कि किसान क्यों है परेशान, किसानों की परेशानी की वजह क्या है, सबब क्या है, या फिर उन्हें मिसगाइड किया जा रहा है, उन्हें सही से हकीकत नहीं बताई जा रही। ये भी सवाल उठ रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। साहू जी, आपसे ही सवाल है। किसानों को एक और डर है जो बहुत मुनासिब है। उनका कहना है कि हम अपने ही खेत में गुलाम हो जाएंगे, हमारे खेतों पर प्राइवेट कंपनियों की इजारादारी हो जाएगी और हम उसके खिलाफ अदालत नहीं जा पाएंगे, कोर्ट नहीं जा पाएंगे। देखिए अब्बास जी, सबसे पहले आज जो स्थिति है उससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। अब मैं अपनी बात बता रहा हूं। हम लोग के पास एक 34 एकड़ जमीन है। अब वो जमीन कहाँ है? वो जमीन जो है रांची में है, और मैं यहाँ रहता हूँ दिल्ली में। हमने क्या किया है, जो हमारे किसान हैं उनको अपनी जमीन जो है एडवर्टाइज में दे रखा है कि आप खेती करें और जो भी उगाई होगा, जो उपज होगी, उसको हम बराबर उसको शेयर करेंगे। अब आप देखिए कि जो किसान वहां जो खेती कर रहा है वो आज उसको जो है कितना सुविधा हमको मिलना चाहिए उस हिसाब से उसको नहीं मिल रहा है। अगर हम उसमें कॉन्ट्रैक्ट कर दें कि भाई आपको हमें जो है इतना रुपया देना है, आप चाहे 3 फसल उगाओ चाहे 5 फसल उगाओ, तो आप हमें जो है 50,000 रुपये पर एकड़ देना है या 10,000 रुपये पर एकड़ देना है। आज वो क्या कर रहा है, किसान खेती कर रहा है लेकिन उतने मन से नहीं कर रहा है। उसको क्या है, उसको टारगेट नहीं मालूम है कि आगे जो मिलेगा वो पूरा मैं आधा देना पड़ेगा। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे और उसमें कोई ना जो मालिक है खेत का, उसको भी कोई डर नहीं होगा कि उसका खेत को कोई किसान जो है हड़प लेगा, क्योंकि एक जो लॉ है कि जो खेती करेगा उसी का फिर आगे खेत हो जाता है। तो किसान जो हमारे जैसे किसान है जो गांव में नहीं है वो डरता है। किसान को देने में बार दूसरा किसान ढूंढता है, किसान भी नहीं मिलता है। और जो किसान अगर 5 साल कर लिया और उसने दावा कर दिया कि अब मैं ही इसका मालिक हूं, तो वो उसको जो है मालिकाना हक भी कई जगह मिल जाता है। फिर वो जो असली किसान है वो उसको कोर्ट में भी सुनवाई नहीं होती है। नहीं, ऐसा नहीं है साहू जी, ऐसा नहीं है। अधिया और बटाई पर खेती होती है और कोई दावा नहीं होता, और इस तरह से अंधेर नगरी नहीं है साहू जी, ऐसा नहीं है जी। लैंड डिस्प्यूट है, ठीक है सर, लैंड डिस्प्यूट है, भू माफिया है, वो किसान, ठीक है, किसान भूमाफिया नहीं होता सर, किसान भूमाफिया नहीं होता। जो किसानी के मजदूर होते हैं वो भूमाफिया नहीं होते। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। वीएम सिंह साहब, देखिए जो साहू जी जो मुद्दा उठा रहे हैं ना वो बड़ा मुनासिब मुद्दा है। मैं भी किसान का बेटा हूं। मेरे यहाँ, मैं पूर्वी यूपी का रहने वाला हूं। मेरे यहाँ भी 50 बीघे में खेती होती है, धान होता है, गेहूं होता है, दलहन और तिलहन होती है। लेकिन वो बहुत मुनासिब मुद्दा उठा रहे हैं कि आज तक मैंने नहीं देखा कि मेरे वालिद साहब को खेती से मुनाफा हुआ हो। घाटे का सौदा है, कभी मौसम खराब हो जाता है, कभी फसल बर्बाद हो जाती है। उसकी फसल बोआई से लेकर और उसकी कटाई तक और घर आने तक इतने रख रखाव होने के बावजूद घाटे का सौदा साबित होता है। तो अगर ऐसे में नई टेक्नोलॉजी आ रही है, किसानों के दिन पलट रहे हैं, तो इसमें क्यों इतनी मुखालफत, क्यों इतना विरोध, क्यों इतना धरना, क्यों इतना प्रदर्शन? आप मुझे समझा दीजिए, मैं भी किसान का बेटा हूं सर। मैं समझाना चाहूंगा। पहली चीज जो साहू जी ने कही वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं, उसको बटाईदार बोलते हैं, शेयर क्रॉपिंग बोलते हैं कि उन्होंने अपनी जमीन दे दी, आधा आधा जो होता है वो शेयर क्रॉपिंग कहते हैं, बटाई उसको कहते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो आपने कहा जो घाटा हो जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, इस चीज, ये तो आपको याद है ना, 3 साल पहले एक फ्लैगशिप प्रोग्राम आया था, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कहां गई?
यही तो आया था उसके लिए। आज आप जगह जगह उसको मिल रहा है सर, हमें मिला है उसका, हमारे जो बटाईदार है उनको मिला है। जब वहां ऊपर जो है झारखंड के रांची जिला में, आप पता कर लीजिए मिला है कि नहीं। क्या सर आप झूठ क्यों फैलाते हैं आप लोग, यही प्रॉब्लम है। आप लोगों को ठीक है साहू जी सिंह साहब को बोलने दीजिए, सिंह साहब को बोलने दीजिए, मुझे मत बताओ। आनंद साहू जी फैला रहे वगैरह वगैरह, हाँ झूठ सच की बात मत करो, ठीक मुद्दे है। की बात करो। आनंद साहू जी अब बोलने दीजिए। वीएम सिंह साहब, मैंने जो सवाल किया था ना, वीएम सिंह साहब मैंने जो सवाल किया था मुझे समझा दीजिए। मैं भी किसान का बेटा हूं, मुझे लग रहा है कि मेरा भविष्य अब उज्जवल होने जा रहा है, मेरा फ्यूचर ब्राइट होने जा रहा है कि अब कॉन्ट्रैक्चुअल खेती होगी और उसमें हमें प्रॉफिट मिलेगा। सर आपको बताता हूं जी, केवल अगर आज की तारीख में, जैसे मैंने आप शुरू में किया था, मक्के की बात करी थी जी, 1760 रुपया मिनिमम सपोर्ट प्राइस थी। ये कानून तब भी था, एमएसपी तब भी था, आज भी है। खरीद नहीं हुई, 700 रुपए का गया, 800 रुपए का गया, 900 रुपए का गया। आज की तारीख में आप अरे बीच में ठीक है साहू जी, खरीदी जो हमारे गांव में हुई है और लाखों टन धान खरीदी गई। आनंद साहू जी किसान को बताओगे कि खेती क्या होती है? अरे 1925 रुपए की बात थी। बोलेंगे आनंद साहू जी, सिंह साहब को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर उस पर आपको जो इतराजात हैं वो आप बाद में अपना रख दीजिएगा, अपना जो पॉइंट है वो आपको बताना चाहूंगा। आपने कहा आपको फायदा कहां पर होगा जी। एमएसपी अगर गारंटी हो जाएगी, अभी आपने जहां पर भी आपके बगैर 50 बीघे खेती है, आपकी यूपी में 10 एकड़ खेती है, उसमें अगर आपका 20 क्विंटल या 16 क्विंटल गेहूं निकला होगा तो 160 क्विंटल गेहूं निकला होगा, जिसका रेट 1925 था एमएसपी, वो आज 1500 में बिक रहा है जी। अगर आपको यही एक दिक्कत है, ये सवाल है। साहू जी इसका जवाब दीजिएगा, विशाल मिश्रा जी इसका जवाब दीजिएगा। जो एमएसपी है ना, उससे भी तय कीमत से भी कम पे बिकता है अभी भी जी। सर एक बार बताइए, मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये जो कृषि सुधार हो रहे हैं उससे हमारे देश के हर किसान को आजादी मिल गई है। इन बिचौलियों से वो क्या करते हैं, बिचौली वो ठीक है। विशाल मिश्रा जी साहू जी को बोल लेने दीजिए, उसके बाद फिर हमारे धान खरीदी गई। अभी धान जो खरीदी गई वो जो सरकार ने खरीदी, उसकी पैसे जो है हमें जो है करीब 5 महीने बाद मिली। झारखंड सरकार जो है, केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार को पैसे दे दिए कि आप खरीदो। झारखंड सरकार ने उस पैसे को किसानों को देने में 5 महीने लगाए। अब बताइए, अगर किसान को अगर एमएसपी प्राइस में पैसा लेना था, वो प्राइस अगर वो बेचता तो 5 महीने बाद पैसे मिलता, तो उसने क्या किया, जो कम दाम में भी उसे बेच करके 1700 के जगह 1500 में बेच करके और इमीडिएट पैसा उसने मंडी से ले लिया। कई किसान ऐसे हुए हैं, क्योंकि ये अब देखिए मोदी जी का इसमें क्या गलती है। हेमंत सोरेन जी का जो सरकार है, आप पूछिए ऑन रिकॉर्ड, आई हैव द डाटा, किस तरह से वहां किसानों को 5 महीने अपने पैसे लेने के लिए अपने अकाउंट में 5 महीने इंतजार करना पड़ा। अब बताइए इसमें मोदी जी की क्या गलती है? हर तरफ से प्रधानमंत्री जी को कॉर्नर किया जाता है, बिना गिरेबान में झांके। ठीक है, वो सियासत की बात नहीं करेंगे सर। हमें आज ना समझना है और सही मैसेज पहुंचाना है, क्या गलत है क्या सही है, किसकी दलील में दम है, कौन बिना दलीलों के सिर्फ सड़क पर उतरा है या सरकार की दलील में मजबूती है। इसलिए वीएम सिंह साहब किसान लीडर मौजूद हैं, आप जैसे लीडर मौजूद हैं, विशाल मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल मिश्रा जी, आपसे भी वही सवाल है कि जो छोटा किसान है ना, वो तो मारा जाएगा ना, वो अपनी फसल लेकर कहाँ जाएगा? आप तो मार्केट ओपन कर रहे हैं। देखिए ऐसा है अब्बास भाई, ये जो र्यूमर फैलाया जा रहा है कि मंडी खत्म हो रही है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन जो ये कृषि मंडियां हैं, इनके कार्यालयों को ठीक करने के लिए पिछले 5-6 सालों में इनका कंप्यूटराइजेशन करने के लिए बहुत ही तेजी से काम चल रहा है। अगर कोई ये कह रहा है कि इन कृषि सुधारों के बाद, इन बिल के बाद कृषि मंडियां समाप्त हो जाएंगी, तो आप यकीन मानिए ये सरासर किसानों से झूठ बोला जा रहा है। ये बदलाव जो किया जा रहा है कानून में अब्बास भाई, ये मंडियों के खिलाफ नहीं है। मंडियों में जैसे काम पहले होता था
वैसे ही अब भी होगा। नहीं, लेकिन अब मंडियों के पैरेलल आपने ओपन मार्केट कर दी ना सर। हम आपको, हाँ मैं आपको बिल्कुल, तो जिसको जहां फायदा मिलेगा वो वहां भागेगा। छोटे छोटे किसान हैं जो अपने लागत नहीं लगा पाते थे, पूंजी नहीं लगा पाते थे, उनके पास भी विकल्प है कि वो अपना एक समूह बनाकर अपनी किसी कंपनी के साथ अपना एग्रीमेंट कर लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो कम से कम उनको जो पूंजी न लगा पाने के नाते खेती नहीं कर पा रहे थे और दूसरों और खुद खेत होने के बाद भी दूसरों के खेतों में खेतीहर मजदूर बनकर काम करते थे, अब कम से कम वो अपने खेत के मालिक बनकर खेती कर सकेंगे। जो छोटे किसान है, मैंने आपके इस प्रश्न का जवाब दिया है। ठीक है सर। अब ठीक है मैं सर, आपको बताऊं, अभी आज ही अगर आप देखें तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी बिहार में संबोधन कर रहे थे, वहां पर निकल कर आया है कि किस प्रकार जो है वहां के किसानों के कुछ एक समूह ने वहां पे एक कंपनी से अपना बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट किया, मतलब इस बात को दिखा दिया कि संगठन में शक्ति होती है। और उन लोगों ने क्या किया कि जो है उस कंपनी से अपना कॉन्ट्रैक्ट करके और आज की डेट में वो लोग बहुत ही तेजी से जो है अपने खेती को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये र्यूमर है। और मैं आपको बता दूं, इंडिया ही नहीं, 1991 में जब धंधों को खोला गया था, अब्बास भाई अगर आप थोड़ा सा इतिहास पर पीछे की तरफ जाएं तो सेम हू हल्ला और सेम अनर्गल प्रलाप किया गया था कि अब क्या होगा, रेडी पटरी खत्म हो जाएगी, छोटे दुकानदार खत्म हो जाएंगे। जी आप सर, बताइए क्या ऐसा हुआ? ठीक है सर, ठीक है अगर सर। आज उसी किसान के लिए उसी उदारीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत उस किसान के सुधार के लिए, उस किसान की उन्नति के लिए कोई काम किया जा रहा है तो अननेसेसरी का र्यूमर फैलाया जा रहा है। ठीक है सर, ठीक है सर। वीएम सिंह साहब, आपके पास आऊंगा और आपको पूरा टाइम दूंगा कि आप मुझे बताइए, अगर एक किसान है, उसका अनाज वो पैदा करता है और खेत से अपने घर तक लाने में उसको कितने स्टेप, कितने चरण से गुजरना होता है, उसके बाद जो लोकल आढ़त वाला होता है या फिर जो लोकल गल्लों को खरीदने वाला होता है वो उसको टहलाता रहता है। अगर मंडी में 18 रुपए कीमत है गेहूं की तो वो 3 रुपए में खरीद के ले जाता है। अब किसान के पास अगर ऑप्शन है कि वो अपना अनाज कहीं भी बेच दे, आढ़त और उसकी बाध्यता नहीं है मंडी की, तो इस काला बाजारी से अगर उसको छुटकारा मिल रहा है तो इसमें दिक्कत कहाँ आ रही सर? आप थोड़ा डिटेल में समझाइए ताकि लोगों को समझ में आ सके। बिल्कुल, मैं समझाना चाहूंगा। ये बीच में अगर नहीं बोलेंगे तो बड़ा अच्छा। नहीं, आप बोलिए। ठीक है, थैंक यू। मैं केवल बताना चाहूंगा, देखिए जैसे आपने कहा एपीएमसी मंडी रहेगी जी, किसी ने नहीं कहा, हम लोगों ने नहीं कहा कि छूट रही है, हमने नहीं कहा जी। आप एक प्राइवेट मंडी साइट पे और दे रहे हैं। जो लोग पहले एपीएमसी में आते थे उनको लाइसेंस लेना पड़ता था खरीदने के लिए, अब आपने कर दिया कोई भी आदमी जिसके पास पैन कार्ड होगा वो बाहर से खरीद सकता है, हमें चेक दे देगा, चेक बाउंस हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे वो अलग बात है, वो अलग बात है। पर अब यहां तक है कि एपीएमसी के अंदर जो आदमी आ रहा था वही आदमी बाहर से लेगा, क्योंकि एपीएमसी में उसको देना पड़ता था टैक्स जी, वो टैक्स नहीं देके बाहर से लेगा। जब पूरे के पूरे लोग बाहर आ जाएंगे, प्राइवेट मंडी में आ जाएंगे, एक कार्टेल बन जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए धान का यूपी में कार्टेल है जो 1200 रुपए से ऊपर, बात भाई अगर आप यूपी से हैं 1200 रुपए नहीं बिकता जी। और अब यही चीज मैं आपको समझा दूं अच्छे अक्षरों के अंदर, गन्ना की अगर शुगर मिल लेती है 300 रुपए में तो कोल्हू लेता है 200 रुपए में वही गन्ना, क्रशर लेता है 200 में वही गन्ना, रोज उनका रेट चेंज होता है। तो ये बाहर के जो लोग हैं वो कोल्हू के बराबर है, क्रशर के बराबर है, जो रेट चाहेंगे लेंगे। हम वही दरखास्त कर रहे हैं सरकार से कि भाई एक प्रोटेक्शन दे दो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ऊपर ले पाओगे, नीचे नहीं ले पाओगे। बस हमारी लड़ाई यहां तक है, ना हमारी एपीएमसी की लड़ाई है ना कोई और लड़ाई है। आप जिसको चाहो ले आओ, बाहर से ले आओ, अंदर से ले आओ, पर हमें गुजारिश आपकी ये है। और फिर मैं आपसे कहूंगा, आपने अपनी बात करी थी, बीच में रह गई थी, अगर 16 क्विंटल भी 15 क्विंटल भी आपसे होते हैं। सिंह साहब, हाँ साहू जी आपके पास आऊंगा, सिंह साहब के सवाल के साथ आपके पास आऊंगा, आपको पूरा मौका दूंगा, आप इसका जवाब दीजिएगा जी। मैं केवल कह रहा हूं, जैसे आपने कहा था आपके पास 50 बीघे हैं, 10 क्विंटल आपके 10 एकड़ हैं, अगर 16 क्विंटल एकड़ का निकलता है एवरेज जो गेहूं हमारा निकला था, अभी 20 भी निकलता है, 20 ही ले लो अगर आप जी। अगर आपका आज की तारीख में 1925 के बदले मार्केट में 1500 बिक रहा है आज की तारीख में, तो 400 का नुकसान हुआ आपको, वह तो आपको 1 एकड़ पे 8000 का नुकसान हुआ और 10 एकड़ पे 80000 का नुकसान हुआ। मेरे भाई, हम चाहते हैं अगर फ्लोर प्राइस हो जाएगी आपको उससे ऊपर मिलेगा। आप कॉर्पोरेट लेके आ रहे हैं, बड़े लोग हमारे पास लेके आ रहे हैं, हमारी मदद के लिए लेके आ रहे हैं, तो जो हमें मिल रहा है उससे ऊपर दिलवाओ ना। जो हमें मिल रहा है उससे कम अगर लेंगे तो हम क्या करेंगे? तो ये उससे कम कैसे तय होगा सर कि
प्राइवेट कंपनियां उससे कम देंगी अगर आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट पर अपनी खेती दे रहे हैं? मैं बताता हूँ। नहीं, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। जी। मैंने एग्जांपल दिया, गन्ना हम लगाते हैं, आज कॉन्ट्रैक्ट की खेती होती है हमारे यहाँ। हाँ, ठीक है, समझ गया सर। सोसाइटी के माध्यम से मिल के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट पहली बार नहीं आया, पेप्सी को आया, हर कहीं आया। मैं गन्ने किसान की बात कर रहा हूँ। ठीक है सर। उसके अलावा गन्ना नहीं जाता है तो कोल्हू में जाता है। कोल्हू वाले मनमर्जी करते हैं, वो प्राइवेट प्लेयर हैं, मनमर्जी करते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट वाले भी जो हैं, चीनी मिल मालिक भी हमें साल साल पेमेंट नहीं करती है। प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया, मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया, हम कोर्ट से आदेश लेके आए, पर यहाँ तो हम कोर्ट भी नहीं जा पाएंगे भाई। लिखा है कोर्ट, बाढ़ है, कोर्ट नहीं जा सकते आप। ये सब चीजें सवाल पैदा करती हैं कि अपने इंसाफ के लिए, अपनी बात के लिए आप अदालत भी नहीं जा सकते अगर कंपनियां मनमानी कर रही हैं, मनमर्जियां कर रही हैं। साहू जी, आपके पास यही सब सवालात हैं कि अगर कंपनियां मनमानी कर रही हैं, मनमर्जियां कर रही हैं, तो उसके खिलाफ आप कोर्ट भी नहीं जा सकते, अदालत भी नहीं जा सकते। और दूसरा सवाल जो था वीएम सिंह साहब का कि एमएसपी जो तय होती है ना, कम से कम उतने प्राइस पे तो आप फसलों को बिकवा दीजिए। मैं बताता हूं जी। अभी सिंह जी ने कहा कि ये एमएसपी का जितना प्राइस है उतना में बिकाइए। हम कह रहे हैं उससे ज्यादा अगर किसानों को मिलेगा तो किसान जा सकता है, लेकिन जब वो किसानों को वो प्राइस नहीं मिलता है तभी उन्होंने एमएसपी का प्राइस में वो बेचते हैं। और लगातार मैं पूरे देश का रिपोर्ट बता सकता हूं, क्योंकि मैं पूरा देश भर में लगातार जुड़ा रहता हूं, और विशेष रूप से जो किसान हैं उसमें ऑलरेडी करीब 24 करोड़ किसान मजदूर हैं जो असंगठित मजदूर हैं, जो दूसरे के खेतों में काम करते हैं या अपने खेत में थोड़ा काम करते हैं, बाकी टाइम दूसरे के खेतों में काम करते हैं। अब क्या हो गया, भारत की सिस्टम क्या है कि एक परिवार था 100 साल पहले जिसके पास 100 एकड़ जमीन था, उसके 2 भाई हुए, 50-50 हो गया, फिर उसके दोनों भाई के 4-4 बच्चे हो गए उनके, फिर ऐसे ही 10-12 एकड़ के ऐसे डिवाइड हो गया, फिर ऐसे करते करते वो जमीन जो है 5-5, 7-7, 10-10 एकड़ में सिमट गया। अब वो क्या हुआ कि साधन खेती का जो है वही तालाब, वही पोखर, वही डैम, और किसान बढ़ गए बहुत, खेत वही का वही रह गया। अब हुआ क्या कि पैदावार जो बढ़ना था उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था वो जो है बड़ा नहीं। ये जो कांग्रेस के लोग और अपोजिशन के लोग जो चिल्ला रहे हैं, इनको तो किसान लोग मारना चाहिए, इनको पकड़ के दो। ठीक है सर, ठीक है सर, यहाँ वक्त हो गया एक और ब्रेक का वक्त हो गया है सर। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो अपनी बातचीत, अपनी चर्चा जारी रखेंगे। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल आज का मुद्दा में। आज हम बात कर रहे हैं कि किसान क्यों है परेशान, क्यों हो रहे हैं मुजाहरे, क्यों हो रहे हैं। अगर ये बिल किसानों के हक में है तो फिर किसान सड़कों पर क्यों उतरे हैं? क्या सरकार किसानों को समझा नहीं पाई या वाकई में ये बिल किसान मुखालिफ है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। विशाल मिश्रा जी, जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, मुजाहरा कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका कहना है कि सरकार ने यह बिल किसान के लिए नहीं बाजार के लिए बनाया है, प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए। ग्लोबलाइजेशन अब हो जाएगा हिंदुस्तान की खेतियों का। देखिए अब्बास भाई, अभी मैं सुन रहा था ये जो कंसर्न उठाया गया, सिंह साहब भी बोल रहे थे। आप ये बताइए कि जो हमारे कृषि क्षेत्र है, क्या उसको आधुनिक तकनीक की जरूरत नहीं? जो देश कृषि प्रधान देश है, जहाँ पर 70% आबादी खेती पर निर्भर करती है, क्या उस क्षेत्र को तकनीक की आवश्यकता नहीं? लेकिन डर यही है ना कि जो कंपनियां आएंगी, जो कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, ये तो बेवजह का डर बनाया जाए। जैसे सिंह साहब कह रहे थे कि आप कंफर्म कर दीजिए, आप हमको निश्चिंत कर दीजिए कि एमएसपी नहीं जाएगा। अरे भाई, हमारे प्रधानमंत्री जी जब से ये बिल आया है इसके बारे में रूमर फैलाया जा रहा है, लगातार बोल रहे हैं कि ना एमएसपी गया था ना एमएसपी जाएगा। अब लेकिन बिल में जिक्र नहीं है, इस नए कानून में एमएसपी के अश्योरेंस का जिक्र नहीं है, अश्योर नहीं किया है।
अब्बास भाई साहब, इसके पहले के जो कानून थे, क्या उसमें एमएसपी का जिक्र था कि एश्योरेंस रहेगा? उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर बैठेगी और डिसाइड करेगी। हर सीजन के फसल कटने से पहले नवंबर में फसल कटना है रबी की, और देखिए कीमतें डिसाइड हो गई, आज एमएसपी आ गया। तो ऐसा हर चीज का एश्योरेंस नहीं होता है। जो कुछ चीजें होती हैं, जो परंपराएं होती हैं, आप उस परंपराओं को नहीं तोड़ सकते। अगर एमएसपी को खत्म करना होता तो पहले मंडी को खत्म किया जाता। मंडी का अस्तित्व पर बना हुआ है ना। तो जब मंडी का अस्तित्व बना हुआ है, और एमएसपी 365 दिन नहीं रहता अब्बास भाई, एमएसपी मतलब 2 से 2.5 महीने ही रहते हैं मैक्सिमम। उसके बाद तो चीजें होती हैं। उसके बाद तो कम से कम किसानों के पास ये सुविधा तो होगी कि जो उसको मैक्सिमम प्राइस देगा उसको अपना प्रोडक्ट बेच सकेगा जी। ये जो अभी सिंह साहब कह रहे थे कि अब लाइसेंस की जरूरत नहीं है, केवल पैन कार्ड दिखाने की जरूरत है, पहले लाइसेंस लेना पड़ता था मंडी से वो लेने के लिए। अरे भाई साहब, यही लाइसेंसिंग राज तो खत्म किया जा रहा है। यही तो गुड गवर्नेंस का एक स्टेप है कि जब यही तो गुड गवर्नेंस का स्टेप है कि आप लाइसेंसिंग को खत्म करोगे। आप जो क्लच बना रखा है उस क्लच को जब आप खत्म करोगे, अब एक नया शगुफा फैलाया जा रहा है कि इससे काला बाजारी बढ़ेगी। क्या काला बाजारी बढ़ेगी? जब कंपनियां हैं, जो अभी मैंने आपसे कहा कि क्या हमको तकनीक की आवश्यकता नहीं है किसी के फील्ड में, हमको बिल्कुल तकनीक की आवश्यकता है। सर, काला बाजारी तो बढ़ेगी ना। कंपनियां स्टोर करके रख लेंगे, उसका स्टोरेज बढ़ा देंगी, काला बाजारी तो बढ़ेगी ना। अब तो आजाद है ना, कोई कितना भी अपनी जगह अनाज रखे, किसान अपने पास रखे, किसी को दे दे। बताइए, एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। आज एसेंशियल कमोडिटी, आज दूध का जो है ब्लैक मार्केटिंग होता है। दूध का कितना बड़ा स्टोरेज है, आप हमको बताइए। क्या दूध की ब्लैक मार्केटिंग होती है? लेकिन एक्शन स्वतंत्र है। जो दूध का या पशुपालक है या दुग्ध उत्पादक है, वो स्वतंत्र है कि वो अपना दूध किसको बेचेगा। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं आपको दे रहा हूँ जी। तो ऐसा नहीं है। हमारे पास चॉइस बढ़ रही है, किसान के पास चॉइस बढ़ रही है। जो छोटे किसान है, मझोले किसान है, तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, पूंजी नहीं है, फसल उनकी पैदा होती है लेकिन खलिहान से घर तक नहीं आ पाती, फसल कट के खलिहान तक नहीं आ पाती। अब्बास भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। मौसम का जो है वो कभी को, तो इतनी अनिश्चितता के माहौल में कम से कम उस किसान को भी तो उन्नत होने की आवश्यकता है। ठीक है सर, ठीक है सर। वीएम सिंह साहब, किसान, आप भी किसान लीडर हैं, आपको किसानों की मुश्किलें और परेशानियां तो पता होंगी। अभी आप देखिए, धान बोया गया है, धान की फसल अब खड़ी हो रही है। धान के साथ साथ अरहर की भी खेती की जाती है। अब दोनों में देखिए, दोनों एक साथ खेती की जाती है। दोनों में किसान की परेशानी सुनिए। धान में की खेती में उसको बेपनाह पानी की जरूरत होती है, वो बारिश की दुआ करता है। लेकिन अरहर की खेती में वो शुरू में उसको पानी चाहिए, लेकिन फिर बाद में उसको पानी नहीं चाहिए, फिर बाद में उसको पानी चाहिए, और दोनों पैरेलल खेतियां हो रही हैं। तो ऐसे में पानी ज्यादा हो गया तो अरहर की खेती चली गई, पानी कम हो गया तो धान की खेती चली गई। अब किसान बेफिक्र हो जाएगा ना, अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया तो अब किसान रात में उठ के सोते सोते ये तो नहीं ना देखेगा, आसमान ताकेगा कि बारिश होगी कि नहीं होगी। मैंने ये देखा है, मैं किसान परिवार से हूं सर, मैंने खुद खेती की है सर। मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं क्लॉज के अंदर जी, जो आप बात करते हैं, आपने खेती करी तभी आपने इंटरक्रॉपिंग का बताया है जी। तुअर का, जैसे हम अरहर भी कहते हैं, तुअर भी कहते हैं जी। और साथ साथ जो धान का इंटरक्रॉपिंग तभी इतनी कामयाब नहीं है जी। मैं आपको बता दूं, तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया ना, जो अभी बिल बना है जी, उसमें एक क्लॉज है भाई साहब जी। वो क्लॉज है कि आखिरी में इंस्पेक्शन करेगा। इंस्पेक्शन क्लॉज है कि जो कॉर्पोरेट है वो इंस्पेक्शन करेगा, अगर पाला हो गया, मर गया, क्या हो गया तो नहीं खरीदेगा। पढ़ लीजिए ना, पहले बिना पढ़े हम लोग नहीं बात करें ना तो सर वो तो फसल से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, वो अब तो अपना खेत अपनी जमीन दे देगा। भाई साहब एक दिन सुन लीजिए जी, आपको याद होगा पेप्सिको जब आई थी, पेप्सिको ने पहले उन्होंने हमें बीज भी दिया, खाद भी दिया। आ रहा हूँ साहू जी, आपके पास ही आऊंगा सर। पहले वीएम सिंह साहब को बोल लेने दीजिए। ब्रीडिंग होगी, ठीक नहीं है, आलू नहीं बनेगा, केचप नहीं बनेगा, और छोड़ दिया किसान। हम कह रहे हैं कि जी ऊपर कॉन्ट्रैक्ट होगा, कम नहीं होगा, खत्म हुई बात ना। बात तो नहीं आती है, बात आप टेक्निक की कर रहे हैं। अरे टेक्निक, आज हमारे पास गेहूं ज्यादा है, हमारे पास चीनी ज्यादा है, हमारे पास चावल ज्यादा है, हम भंडारण दे रहे हैं। अगर कम दे रहे होते बात अलग थी। अगर आप ये 64-65 में कहते, जब लाल गेहूं आई थी, PL 480 आई थी, उस समय आप कहते टेक्निक की तो हम बात आपकी मान लेते। आज
ठीक अपने माँ के पेट से जीत के आता है, सीख के आता है। आज वो अच्छा काम कर रहा है, उसे टेक्निक की बात मत करो, स्टोरेज की आप बात कर रहे हैं। स्टोरेज आज की तारीख में जब आपने कह दिया है कि ये 3/7 इन पे नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? एसेंशियल कमोडिटी नहीं रहेगी ये चीजें, जब आवश्यक वस्तु नहीं रहेंगी। मैं उसकी बात नहीं करना चाहता कि स्टोरेज हो नहीं हो, देश खुद देखेगा कि 200 रुपए क्विंटल मिल रहा है, उसको 200 रुपए किलो प्याज मिल रहा है या कुछ मिल रहा है। और वही प्याज की मैं बात करूं, हमारी बेड़ियां लगी है ना, हम खरीद नहीं सकते, खरीद लेंगे। 50 साल से जो प्याज आ रहा है वो नासिक से आता है, लासन गांव से आता है, पीपल गांव से आता है, महाराष्ट्र से आता है। अगर बेड़ियां लगी होती तो ठीक है सर, ठीक है सर, राब्ता आपसे मुनक़ता हो रहा है जी। एक फ्लोर प्राइस हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम देश में बेचे। ठीक है सर, आपका जो कहना है कि एमएसपी, और ये किसानों की जायज मांग भी है कि एमएसपी से कम रेट पर फसल अब तक बिकती रही है, होता रहा है, तय होता है, वादे होते हैं, बयान आते हैं, लेकिन होता जो जमीनी सतह पर है, किसान ही मारा जाता है, किसान ही परेशान होता है और किसान ही लुटता और पिटता है। साहू साहब, आपसे एक सवाल, चूंकि वक्त खत्म हो रहा है हमारे प्रोग्राम का, आपके हिसाब से अगर ये किसानों के लिए एक इनकलाब की तरह है, क्रांति की तरह है, ये नया कानून वजीर आजम ने कहा है, तो फिर ये बात क्या किसानों को समझाने में आप नाकाम हो गए या अपोजिशन किसानों को गुमराह करने में कामयाब हो गया? सर एक बात दोनों है जी। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि हमारे किसान जो हैं, एक तो आज जो किसान है, आजादी के 70 साल बाद भी उनका एजुकेशन लेवल क्या है वो पूरा देश को मालूम है। अगर आप देखेंगे जिस राज्य में एजुकेशन लेवल ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी है, चाहे वो केरल लीजिए, तमिलनाडु लीजिए, आंध्र प्रदेश लीजिए, पंजाब लीजिए, मध्य प्रदेश लीजिए, और कई ऐसे राज्य हैं जहां, गुजरात लीजिए, छत्तीसगढ़ भी आप देखिए, किस लिए जहां जहां हमारी सरकारें रही वहां किसानों की स्थिति आप देख लीजिए, उठा करके कर्नाटक देख लीजिए, वहां कितना डेवलपमेंट हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ बार बार ये जो गन्ने किसान की बात करते हैं, गन्ने किसानों के लिए पहली बार भारत सरकार ने जो बेल आउट दिए, हजारों हजार करोड़, और एक तरह से इस तरह के जो शुगर मिल है उसको भी रिवाइव करने के लिए दिया। और इतना ही नहीं, भारत सरकार ने आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण और जो आज ट्रांसपेरेंसी की कमी के कारण जितने नुकसान हुए हैं किसानों को, उसका नतीजा यानी बिचौलियों के कारण मजदूर और किसान दोनों का लगातार अन्याय हुआ, जिसमें असंगठित कामगार के रूप में इन मजदूरों को, इन किसानों को चिन्हित करके इनके खाते में डायरेक्ट पैसा भी भेजने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। नॉट ओनली दैट, इनका हेल्थ का, इनका सोशल सिक्योरिटी यानी इनका खान पान, जीवन यापन, बच्चे का शिक्षा, इनके लिए जैसे ऑर्गेनिक खेती और ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, जुड़ सकते हैं दुनिया में, इनके फसल का जो पैसा है आगे कैसे मिले, इन सब के लिए काम कर रहे हैं। ये जरूर है, आपने कहा कि कहीं समझाने में हमारी कमी है और जी ठीक है सर, गुमराह करने में इनको कामयाबी मिल गई। विशाल मिश्रा जी से भी एक सवाल ले लेते हैं सर, वक्त बहुत कम है हमारे पास। विशाल मिश्रा जी, एक किसान को बतौर, मैं भी एक किसान, मुझे डर ये है कि जो जिस तरह से यह नया कानून आएगा, इस कानून में सारी बातें जो हैं वो बाजार के हक में है, कंपनियों के हक में है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पर मेरी जमीन ले रहा है और वो अपनी मनमर्जी कर रहा है तो उसके खिलाफ हम अदालत नहीं जा सकते, कोर्ट नहीं जा सकते, इंसाफ नहीं मांग सकते। नहीं, ऐसा तो अब्बास भाई देखिए, वो जो आप जिसकी ये स्टेटमेंट आपका है और जो स्टेटमेंट उसमें है कि आप कोर्ट नहीं जा सकते, उसमें ये है कि अगर आपने खुद कमिटमेंट किया है कि हम ये फसल बोएंगे, वो फसल आप नहीं बो रहे हैं तो आप नहीं जा सकते। ये नहीं है कि वो अपने आप चाहेगा और वो हमारी जमीन पर कब्जा कर लेगा तो हम जो है, नहीं कब्जा नहीं सर, अगर तय हुआ कि एक बीघे पर इतने इस फसल का इतना अमाउंट दिया जाएगा, फसल बर्बाद हो गई और वो बैकआउट कर गया, तो क्या हम अदालत जा सकते हैं? नहीं, अरे तो कंपनी भी ऑब्लिगेशन में रहेगा, ये वन वे नहीं है। यह कॉन्ट्रैक्ट, आप बताइए कोई कॉन्ट्रैक्ट वन वे होता है क्या?
कॉन्ट्रैक्ट का मतलब नहीं, सवाल तो यही उठ रहा है ना कि बाजार के हक में, तो ये सवाल गलत उठ रहा है। ये सवाल ठीक है गलत सर। तरीके से कहा जा रहा है कि एमएसपी से कम में उसको बेचने के लिए कंपेयर किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, और वो अगर अपने स्टेटमेंट को बैक करता है तो हम कोर्ट नहीं जा पाएंगे। ऐसा नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट कभी वन वे तो होता ही नहीं है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात ये कि एमएसपी से कम पर कोई कंपनियां कोई अपना प्रोडक्ट क्यों बेचने जाएगा। ठीक है सर, मुझे यही जानना था और MSP वक्त खत्म हो गया। विशाल मिश्रा साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। वीएम सिंह साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। साहू साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तीनों मुअज़्ज़ज़ शख्सियतों ने इस अहम मौजू पर अपनी अपनी बात रखी और बहुत हद तक हमारे देखने वाले और सुनने वालों को समझाया, बताया कि इस नए कानून से कितना डरने की ज़रूरत है और कितना इसके इस्तकबाल की ज़रूरत है। तो आज का मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए जी सलाम के साथ, क्योंकि अगला बुलेटिन है सलाम हिंदुस्तान मेरे साथी शहबाज के साथ।